आज की इस वीडियो में हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट को समझेंगे कि आखिरकार डॉलर और रुपीस और बाकी सारी करेंसीज किस रेट के ऊपर एक्सचेंज की जाती है और इसका क्राइटेरिया क्या है डिसाइड करने का। तो चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। तो भाई देखो, सभी कंट्रीज के पास अपनी अपनी करेंसी है। इंडिया में इंडियन करेंसी है, मतलब रुपीज है। यूएसए में डॉलर है। कुवैत में दिनार है। और चाइना में युआन है। और भी करेंसीज है अलग अलग देशों की। ये करेंसी तो उन्हीं देशों में चलती है। जैसे इंडिया में इंडियन करेंसी रुपीज चलती है। अब ये ऐसी करेंसीज है जो कि दूसरी कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करती पेमेंट में। तो कुछ ऐसी करेंसीज है जो कि फॉरेन ट्रेड के अंदर एक्सेप्टेबल है। वो है यूएसए डॉलर, जो कि कॉमन है, आप सभी को पता ही यूएस डॉलर है। कुवैती दिनार हो गया, पाउंड स्टर्लिंग हो गया। ये सारी ऐसी करेंसी है जो कि फॉरेन ट्रेड के अंदर इजीली एक्सचेंज हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो भाई देखो, सभी देशों के पास अपनी अपनी करेंसी है जो कि उन्हीं देशों में चलती है। जैसे इंडिया में रुपीस चलती है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है। ये जो करेंसी है डोमेस्टिकली तो चल जाएंगे, मतलब उस कंट्री में तो ये एक्सचेंज के लिए ठीक है। पर अगर जब हमें इंटरनेशनल पेमेंट करनी हो, हमें हमारी करेंसी को उस करेंसी में चेंज करना पड़ता है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सेप्टेबल है। तो जैसे हमें अगर अमेरिका से कोई सामान मंगाना है तो हमें अपने रुपीस को पहले अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर जाकर के सामान को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यूएस डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है जो कि वाइडली एक्सेप्टेबल है। अब इसी में दो कॉन्सेप्ट आते हैं, करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन। पहले हम लोग करेंसी डेप्रिसिएशन को समझते हैं। जब इंडियन रुपीस के मुकाबले डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, मतलब सपोज करो पहले $1 ₹70 का था, अब फरवरी मंथ में वही $1 हमें ₹80 का पड़ रहा है। मतलब इंडियन करेंसी के मुकाबले फॉरेन करेंसी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है। इसको बोलते हैं हम लोग करेंसी डेप्रिसिएशन। अब हम करेंसी एप्रिसिएशन को समझते हैं। करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब है इंडियन रुपीस के मुकाबले जो डॉलर है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है। मतलब फिर से एग्जांपल लेते, अभी फरवरी में $1 ₹80 का है सपोज करो। अब मार्च आते आते $1 ₹70 का मिलने लगे हमें, तो उसको बोलते हैं कि इंडियन करेंसी जो है एप्रिशिएट हो गई है, मतलब इंडियन करेंसी की वैल्यू है वो बढ़ गई है। तो ये दो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। फिर आगे चलते हैं हम लोग, अब इनके इफेक्ट क्या क्या ये सीख लेते हैं। तो करेंसी डेप्रिसिएशन के इफेक्ट है, इससे हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जो फॉरेन करेंसी के मुकाबले हमारे गुड्स काफी सस्ते हो जाते हैं, तो फॉरेन की मार्केट में हमारे गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। दूसरा है इंपोर्ट डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमें फॉरेन के जो गुड्स है वो काफी महंगे पड़ते हैं, इसलिए भाई हम लोग खरीदते नहीं है। तीसरा है हमारी नेशनल इनकम थोड़ी इंक्रीज होती है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं और इंपोर्ट कम हो जाते हैं, इसलिए हमारी जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है। इसी का सेम उल्टा इफेक्ट है करेंसी एप्रिसिएशन में। करेंसी एप्रिसिएशन में हमारे एक्सपोर्ट काफी डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो गुड्स है वो फॉरेन गुड्स के मुकाबले थोड़े महंगे हो जाते हैं। दूसरा है इंक्रीज इन इंपोर्ट, हमारी इंपोर्ट काफी बूस्ट हो जाती है उसमें, क्योंकि हमें काफी सस्ते फॉरेन गुड्स मिलने लग जाते हैं। तो इन दोनों की वजह से हमारी जो नेशनल इनकम है वो काफी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इंपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ गए और एक्सपोर्ट काफी कम हो गए। तो जब इन दोनों में डिसबैलेंस होता है तो हमारी नेशनल इनकम डिक्रीज हो जाती है। अब ये सब चीज तो हमने समझ ली, पर अब ये समझते कि फॉरेन करेंसी की हम लोग डिमांड करते क्यों हैं। क्यों? इन चार वजह से हम लोग फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं। पहला है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी माल मंगाने के लिए बाहर से, यार आईफोन मंगाओगे तो यूएस डॉलर की डिमांड तो आप लोग बढ़ाओगे ना। दूसरा है टूरिज्म के लिए, जब कहीं बाहर घूमने जाओगे, अमेरिका वगैरह न्यूयॉर्क वगैरह जाओगे, तो वहां पर आप जाओगे इंडियन रुपीज लेकर, वहां इंडियन रुपीज तो चलेगा नहीं। तो जब भी एयरपोर्ट पे लैंड करोगे तो भैया आप एक्सचेंज तो करोगे ना इंडियन रुपीज को। तो जब आप एक्सचेंज कर रहे हो इंडियन रुपीज को, मतलब डॉलर की डिमांड कर रहे हो। तो डॉलर की डिमांड कर रहे हो तो हमारी जो रुपीस की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी इससे। तीसरा है परचेज ऑफ एसेट इन फॉरेन कंट्री, न्यूयॉर्क गए वहां जमीन खरीद ली, मतलब कोई भी एसेट हम लोगों ने दूसरी कंट्री में खरीद ली, तो एसेट खरीदने के लिए भी तो उस कंट्री की करेंसी चाहिए ना हमें। और फिर उसके बाद है रीपेमेंट ऑफ लोन, जब हमने लोन लिया है तो उसको चुकाना तो पड़ेगा, तो चुकाएंगे किस करेंसी में, उसी की करेंसी में। बेसिकली फॉरेन करेंसी की डिमांड के पीछे ये 5 रीजन है जो मैंने अभी आपको पढ़ाई। अब हम समझते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड कैसे होते हैं। इसके पीछे भी 3 कंपोनेंट है। तो पहला है फिक्स एक्सचेंज रेट, जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, फिक्स एक्सचेंज रेट में इसमें जो वैल्यू है वो फिक्स रहती है। अभी फिक्स कैसे रहती है, जैसे कि 1991 से पहले इंडियन गवर्नमेंट ने फिक्स एक्सचेंज रेट लागू कर रखा था, जिसके अंदर इंडियन रुपीस की वैल्यू फॉरेन करेंसी के मुकाबले एकदम फिक्स थी, ना ही वो एप्रिशिएट करती थी ना ही वो डेप्रिशिएट करती थी। तो ये एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट क्यों अडॉप्ट करती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। फिर दूसरा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, नाम से ही समझ आ रहा है, इसके अंदर जो फॉरेन करेंसी की जो रेट्स है वो मार्केट डिमांड और सप्लाई के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं। जैसे कि जिस करेंसी की डिमांड बहुत ज्यादा होगी तो उसकी वैल्यू भी उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी, और जिस करेंसी की डिमांड बिल्कुल नहीं होगी, लाइक पाकिस्तानी रुपया, तो भैया उसकी फॉरेन करेंसी में मार्केट बिल्कुल ही खस्ता हो जाएगी। फिर तीसरा आता है मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम, इसमें भी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं, पर जब रेट ज्यादा डाउन हो जाते हैं, मतलब ज्यादा डेप्रिशिएट
हो जाते हैं तो उसमें गवर्नमेंट बीच में इंटरवीन करती है और मार्केट रेट को सुधारती है। मतलब इसमें गवर्नमेंट का रोल भी है और इसमें मार्केट डिमांड एंड सप्लाई का भी रोल है। तो जब ये दोनों मिलकर किसी एक्सचेंज रेट को डिसाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग रेट। तो ये तीनों रेट सिस्टम भी समझ आ गया आप लोगों को। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया। तो इसी वीडियो के साथ हम लोगों ने काफी कॉन्सेप्ट भी कवर कर लिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और जिसके भी कॉन्सेप्ट्स काफी वीक है तो उसको ये वीडियो शेयर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।